भावेश, हेलो। जी सर। हाँ, चलो आप अकेले हो, हम शुरुआत करते हैं जब कोई हाँ ठीक है आएगा। सर। हाँ ठीक है। आज का नया टॉपिक, जैसे कि कल हमने देवनागरी लिपि को देख लिया था। देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद आज का टॉपिक है भारत में डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन ये शब्द बना है डिजिट से। डिजिट का गणितीय अर्थ होता है संख्या। संख्या। तो भारत में डिजिटलाइजेशन का अर्थ हुआ भारत का सांख्यिकीकरण। देखिए, आंकड़ा 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी खोज दुनिया में हुई। लेकिन ये 9 आंकड़े होने के बावजूद दुनिया आधी अधूरी थी, अपूर्ण थी। और भारत में शून्य की खोज लगी, और यह दुनिया को दी हुई भारत की ओर से सबसे बड़ी देन रही। तब कहीं जाकर उन आंकड़ों को परिपूर्णता आई। ये शून्य और जीरो कितना कमाल करता है। आपकी भाषा में चमत्कार, और विज्ञान की भाषा में कितनी खोज, अनुसंधान और आविष्कार करता है। इसके सैकड़ों उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन जीता जागता उदाहरण आपके पास है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर किसके आधार पर चलता है? कंप्यूटर में सिर्फ 2 आंकड़े होते हैं, 0 और 1। 0 और 1, इन 2 संख्या पर ही कंप्यूटर का पूरा कार्य चलता है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में इस कंप्यूटर के डिजिटल टेक्निक ने नई उपलब्धियां प्रदान की, और समूची दुनिया से आने वाली सूचनाएं, ज्ञान, विचार हमारी ज्ञानोद्रियों तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य कंप्यूटर करता है। फिर उसमें ध्वनि तरंगे, प्रकाश, इनके माध्यम से एनालॉग नाम की एक सिस्टम है। इस एनालॉग सिस्टम के जरिए इस तरह से वह एक डिजिटल संकेत को परिभाषित करता है। ये एनालॉग सिस्टम क्या है? इसमें 0 के लिए, 0 के लिए ऑफ, 1 आंकड़े के लिए ऑन। यानी कि ये 0-1-0-1-0-1, यानी कि ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इसके द्वारा कंप्यूटर का कार्य संप्रेषित होता है, कार्य संपन्न होता है। तो ये 2 आंकड़े कंप्यूटर में बड़े महत्वपूर्ण है। इस डिजिटल संप्रेषण के अनेकानेक लाभ होते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ इस डिजिटल का कंप्यूटर के अनुकूल होना, और इसी कारण अब डिजिटलाइजेशन करना आसान हुआ, सहज हुआ। क्योंकि कंप्यूटर के आंकड़े, नंबर 2 डिजिटलाइज आवाज
और वीडियो संकेत इनके सहित ये जो संप्रेषण है वो चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। और इस कारण ये बहुउद्देशीय संप्रेषण बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हुआ। और इसी समन्वित सेवा को डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। हमारा पुराने टेलीविजन केबल से जोड़े जाते थे, लेकिन आज ये टेलीविजन एक डिश के माध्यम से चलता है, कंप्यूटर नेटवर्क लाइनों के माध्यम से चलता है, और इसी में ये डिजिटलाइजेशन की सूचना का विकास का प्रमुख आधार है कि उसका नेटवर्क का होना। डिजिटलाइजेशन और इंडिया का सीधा सरल अर्थ है अंकीय भारत, आंकड़ों वाला भारत, डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया। इसके पहले मनमोहन सिंह की जो यूपीए सरकार थी, उस सरकार ने इस डिजिटलाइजेशन की नींव रखी, और वर्तमान जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इस डिजिटलाइजेशन की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाकर इस भारत में डिजिटलाइजेशन की संकल्पना को संपन्न कराने का या उसे परिपूर्ण कराने की कोशिश की है। यह डिजिटलाइजेशन और कुछ नहीं है, उसका सीधा साधा सामान्य अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र का कंप्यूटरीकरण करना या उसका संगणकीकरण करना। वर्तमान सरकार का यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने करीबन 10,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, और इसके माध्यम से 2.5 लाख पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का उनका प्रावधान है। 2,500 ग्राम पंचायतों को जोड़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसके तहत इस संदर्भों को लेकर बहुत कुछ कार्य होता हुआ दिख पड़ता है। और इसी के तरह से एक नई संकल्पना गत 8 वर्षों से हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया ये नारा, ये शब्द हमें बार बार सुनाई देता। तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत तमाम सरकारी मंत्रालय, सरकार के विभाग, उस जिला परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत स्तर से लेकर आम आदमी तक एक दूसरों को इस तरह से डिजिटल की तौर पर जोड़ना, सरकारी विभागों के साथ जनता को जोड़ना, यानी कि जनता का सीधा संपर्क अब सरकार से हो रहा है, अधिकारियों से हो रहा है, अफसरों से हो रहा है। इस कारण सरकार को जो अपने कार्यक्रम आम जनता तक लेकर जाने हैं और आम जनता की जो शिकायतें हैं सरकार के प्रति, वो सरकार तक सीधी पहुंचती है। सीधे सरल शब्दों में जनता और सरकार के बीच में अब सीधा संपर्क बड़ा सहज और आसान हुआ इस डिजिटल इंडिया के कारण। इसका उद्देश्य है बिना कागज के प्रयोग करके सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनता तक पहुंच सके, और इस योजना में ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। अतः इस डिजिटल इंडिया को साक्षात रूप में लाने के लिए कुछ घटकों की आवश्यकता है।
जिसमें नंबर 1 है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। जो पायाभूत बुनियादी सुविधाएं हैं, इन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। और नंबर 3, डिजिटल साक्षरता निर्माण करना। देखिए, पहला ढांचे का निर्माण करना है, बुनियादी सुविधाएं। नंबर 2, इन सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। और नंबर 3 महत्वपूर्ण है, डिजिटल साक्षरता निर्माण करना। अभी आप बीए अंतिम वर्ष के छात्र हैं, ये डिग्री लेकर आप सुशिक्षित बन जाओगे और 15 वर्ष पहले आपके माता पिता ने आपको स्कूल में दाखिला दिलवाया। किसके लिए? आपको साक्षर बनाने के लिए। तो आप अक्षर साक्षर हुए, अक्षरों को आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, अक्षर साक्षर। दूसरी एक बात होती है अर्थ साक्षरता। धन, पैसे, बैंक, जायदाद, इनको लेकर आप सजग सतर्क हो, वह अर्थ साक्षरता। ये दोनों हमें अपने आप आती है, पैसे कैसे कमाना, पैसे कैसे खर्च करना। नंबर 3, यहां डिजिटल साक्षरता बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद हमारी वह अंतिम पीढ़ी थी कि जो कंप्यूटर का प्रयोग करे या न करे, कंप्यूटर सीखे या न सीखे। लेकिन हमारी बात की पीढ़ी के बाद आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, ये कंप्यूटर साक्षर हो रही है, हुई है। ये कंप्यूटर साक्षरता का ही अर्थ है डिजिटल साक्षरता। और ये 3 बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया, यह महान और क्रांतिकारी योजना को 2019 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य था। इसमें 100% नहीं, लेकिन बहुत कुछ सफलता सरकार को प्राप्त हुई। इस डिजिटल इंडिया या डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत 2 वे प्लेटफॉर्म निर्माण करना था। 2 वे, सिर्फ सरकार नहीं बोलेगी, हम भी सरकार के साथ बोलेंगे, यानी कि 1 वे यहां ट्रैफिक नहीं होगा, 2 वे ट्रैफिक होगा। बोलने का, शिकायतें, शंकाओं का समाधान करने का, सरकार अपनी योजना हम तक पहुंचाए। इस तरह से ये 2 वे प्लेटफॉर्म निर्माण किया गया, जिसमें सेवा उस प्रदाता, उपभोक्ता या सामान्य जनता तक पहुंच सके। यह एक अंतर मंत्रालयी, इंटर मिनिस्ट्री प्रणाली थी और हर सरकार का हर मंत्रालय, फिर वो शिक्षा मंत्रालय हो, वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, ये जितने सारे सरकारी मंत्रालय है, ये सभी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP कहा जाता है, पीपीपी, इस मॉडल को अपनाया गया। और इस मॉडल का उद्देश्य था राष्ट्रीय सेवा का पुनर्निर्माण करना। शब्द बड़े बड़े हैं, देखिए। वैसे सरकार का सबसे पहला उत्तरदायित्व कर्तव्य यह है कि आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, नंबर 3। उसके बाद सड़क, बिजली, पानी, 3 और 3 6। उसके बाद नंबर 3 शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। ऐसी कम से कम 9 सरकार के उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, जो आम जनता तक पहुंचाए सके। और ये पहुंच गए तभी राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव होता है। कोई भी राष्ट्र सक्षम, संपन्न तभी कहा जाएगा कि जब इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। यहां सरकार ने नारा तो बहुत बड़ा दिया है कि राष्ट्रीय सेवा का पुनर्निर्माण की यह योजना है, और ये योजना इस मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता है।
ये सराहनीय है, प्रशंसनीय योजना है, लेकिन इस पर कब तक और कैसे अमल में आएगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि इस योजना में कई दोष है, असंगतियां हैं, क्योंकि इसमें कानूनी फ्रेमवर्क के द्वारा सुरक्षा के नियमों को अपनाया नहीं गया, सुरक्षा नियमों, क्योंकि इसके माध्यम से जनता की जो गोपनीयता है वो सरकार तक पहुंचती है। हमारा कई बार डाटा चोरी हो जाता है, नागरिकों की जो स्वायत्तता है, उसकी जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इस पर कुछ बंधन आते हैं, और इस कारण इसके इन दोषों को, इन कमियों को दूर करना इस डिजिटलाइजेशन में बहुत जरूरी है। अब ये ऐसा जो डिजिटल इंडिया है, ये भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। इसमें भारत सरकार के साथ उसके कई राज्य सरकारें, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें रुचि लेकर सहयोग भी दे रही है। ई कॉमर्स इस डिजिटल इंडिया को, प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। फिर भी इसकी कार्यान्वयन में, इसको अमल में लाने में कई चुनौतियां और कई कानूनी बाधाएं आ सकती है। कौन सी बाधाएं आएंगी? इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं? तो कुछ विशेषज्ञों का यह दावा है कि इस तरह से ई गवर्नेंस को सरकार ने बड़ी जोर शोर से तो लागू किया, लेकिन उस पर ठीक ठाक ढंग से अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो निजी डाटा है, निजी गोपनीयता है, उस डाटे की चोरी होती है। सर्वर कानून ठीक ठाक ढंग से नहीं बनाए गए, और इस कंप्यूटर पर, इस मोबाइल पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसी कारण बिना साइबर सुरक्षा के कानून बनाए ये डिजिटल इंडिया की योजना निरर्थक है। क्योंकि आज हम जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, या 24 घंटे हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, इस पर हमारे कंप्यूटर की, हमारी मोबाइल की एक तीखी नजर होती है। हम जो कुछ भी फोन के माध्यम से बोलेंगे, वो फोन टेप रिकॉर्ड होते हैं। आज घर के बाहर पड़े तो ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, शहरों में जगह जगह पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे मनुष्य का निजी जीवन बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारे कंप्यूटर में, हमारी मोबाइल में हमारा जो अकाउंट नंबर होंगे, बैंक के अकाउंट होंगे, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होंगे, उसके कुछ पासवर्ड होंगे, ये सारे के सारे इस तरह से हैकर्स के द्वारा चुराए जाते हैं। अभी ये किसी 1, 2, 4, 10 व्यक्तियों का मामला नहीं है, अपितु देश का जो परराष्ट्र मंत्रालय है, देश का जो संरक्षण विभाग है, उसके भी कागजातों की चोरी होती है हैकर्स के द्वारा। उनका चाहे ट्विटर अकाउंट होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, या उनके कंप्यूटर के फाइलों में जो भी फाइलें होती है, वो हैकर्स के द्वारा चोरी होती है। इस कारण सूचना प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र में, इस डिजिटलाइजेशन को लेकर जब तक साइबर कानून नहीं बनता, सुरक्षा के कानून नहीं बनते, तब तक ये डिजिटल इंडिया की योजना भले कितनी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन उसे अमल में लाना कठिन है। फिर भी इस बात को लेकर धीरे धीरे हमारी सांसद ने कई कानून बन रहे हैं, और इस तरह से साइबर सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश
कि पहल सरकार की ओर से जरूर हो रही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इस डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम की कुछ विशेषता है। सरकार को ये जो डिजिटल इंडिया बनाना है, वह ज्ञान आधारित भविष्य का भारत, ये उनका सपना है। ज्ञान पर आधारित भविष्य का भारत। देखिए, अब तक हम जो पढ़ते थे और आज भी जो आप सामान्य आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ रहे हो, ये शाखाएं आपको केवल जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती है, ज्ञान नहीं देती। ज्ञान नहीं देती। ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आप कोई रिसर्च, संशोधन, अनुसंधान, खोज करेंगे। और वह कब? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद एमफिल या पीएचडी करते हो तब। डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्ञान पर आधारित भविष्य का भारत बनाना। अब केवल साक्षर बनाकर काम नहीं चलने वाला, कि ज्ञान बहुत जरूरी है। और यह सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम निश्चित है। इसके साथ पारदर्शी सरकार और उत्तरदायी सरकार बनाना, क्योंकि सरकार के सारे कारोबार पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जहां एक और -23 है एक महीना पहले, और हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीद रही है। अर्थव्यवस्था -23। कोविड महामारी के कारण सब कुछ लॉकडाउन हुआ था, और उसी वक्त आपने खबर पढ़ी या नहीं मुझे मालूम नहीं, कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों के लिए एक एरोप्लेन की कीमत 8,500 करोड़, यानी कि 17,000 करोड़ रुपए के 2 एरोप्लेन। पैसा किसका? आपका, मेरा, टैक्स का दिया हुआ। क्या जरूरत थी? और आज सरकार के किसी भी विभाग में जाइएगा, पंचायत से लेकर नगर पालिका हो, तहसील कचेरी हो, कोई भी दफ्तर हो, मंत्रालय हो, इसमें रिश्वत दिए बिना, अर्जी पर कागज या उन कागजों पर वजन रखे बिना, पैसे दिए बिना कागज हिलता नहीं, डुलता नहीं, एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। और यहां डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये पारदर्शी सरकार बनाना, उत्तरदायी सरकार बनाना। कि हे सरकार, तुम कुछ और कुछ नहीं है, हमने आपको 5 साल के लिए चुना है, आप अच्छा कारोबार कीजिए, हमें सेवा सुविधा दीजिए, हमारे टैक्स के पैसे से ऐशो आराम मत कीजिएगा। योजना अच्छी है, नारे अच्छे है, कि पारदर्शी सरकार बनाना, उत्तरदायी सरकार बनाना, इसमें आदर्शों की पहल की गई है। लेकिन पता नहीं अब इस डिजिटल इंडिया के तहत कितनी पारदर्शी सरकार और उत्तरदायी सरकार बन सकेगी। आज तक तो, जब तक मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तब तक तो यह संभव नहीं हुआ। भविष्य में ऐसा हो, ऐसी कामना मैं जरूर करूं। इसकी सबसे पहली एक विशेषता में है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकता के लिए उपयोगिता के रूप में एक बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करें। बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करें। और ये बुनियादी डिजिटल ढांचा करने के लिए जरूरी होता है एक तो एंड्रॉइड मोबाइल, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट, और तीसरा आपका बैंक अकाउंट। अब देखिए, एंड्रॉइड मोबाइल कितना कीमती होता है पता नहीं। ये वृषाली है, वृषाली। आपके पास मोबाइल है,
वृषाली, आपका मोबाइल, हेलो हेलो, मोबाइल की कीमत क्या है आपकी? कितने में खरीदा? 8,000। कितना सस्ता, कितना हल्का मोबाइल है। अभी तो हम सुनते हैं कोई 50,000 का मोबाइल, 70,000 का मोबाइल, 1 लाख का, 1.5 लाख का मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल। इसके लिए जरूरी है नंबर 2 हाई स्पीड इंटरनेट। हमारा इंटरनेट का स्पीड देखिए, सबसे कम इंटरनेट का स्पीड इंडिया में है, करीबन 30 या 40 हाई स्पीड हमारे यहां। और अमेरिका में वही स्पीड 450-500 के आसपास है। डिजिटल इंडिया बनाना होगा तो हाई स्पीड इंटरनेट, एंड्रॉइड मोबाइल और बैंक अकाउंट जरूरी है। इन तीनों के सहयोग से जनता की भागीदारी को यहां इस तरह से सक्षम बनाया जा सकता है। नंबर 2, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि डिजिटल साक्षरता को अगले स्तर पर ले जाना। ये डिजिटल साक्षरता क्या है? अभी इसके पहले मैंने प्रारंभ में इसकी प्रस्तावना में बात की थी। एक है अर्थ साक्षरता, दूसरी अक्षर साक्षरता और तीसरी डिजिटल साक्षरता। यानी कि हमें हर किसी को मोबाइल के माध्यम से काम करना आना चाहिए। इसे कहते हैं नगद रहित या कैशलेस आर्थिक लेन देन। अब हमें पैसे निकालने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं, एटीएम कार्ड लेकर जाइए एटीएम में। हमें एमएससीबी का बिजली का बिल भरने के लिए उस दफ्तर में, कार्यालय में कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के माध्यम से भर दीजिए। कोई चीज अमेजॉन ने स्नैपचैट से मंगवाइए, अपनी मोबाइल से पैसे भर दीजिए। यानी कि कैशलेस इकोनॉमी की एक बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इस कारण क्या हो गया कि भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ रोक लग गई, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। किसी अधिकारी, अफसर, क्लर्क के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता और इस कारण वो ना कुछ पैसे मांगता है, ना हम कुछ पैसे देते हैं। तो डिजिटल साक्षरता को अगले स्तर पर ले जाना है और कैशलेस व्यवहार, नगद पैसों के रहित इस तरह से व्यवहार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और नंबर 3, सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, न्यायालय, इनका एकीकरण करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी को जोड़ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी गत 9 महीने से हम कोविड महामारी के कारण कभी लॉकडाउन में है, कभी अनलॉक में है। देखिए, अदालतें अभी भी शुरू नहीं हुई, 2 ही बातें शुरू नहीं हुई, एक अदालत और दूसरी स्कूल कॉलेज। अदालतों का कामकाज चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, कोर्ट ऑनलाइन चल रहा है। तो इस तरह से न्यायालय, सरकार के विभिन्न मंत्रालय, उसके विभाग, इनका एकीकरण करना और ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह से नियत समय में सेवा प्रदान करना। अब नियत समय है हमारे लेक्चर का 5:15 बजे, ये निश्चित समय किया गया, 5:15 बजे हमारा लेक्चर शुरू होगा। तो उसी प्रकार ये मंत्रालय, सरकारी विभाग होंगे, न्यायालय होंगे, ये नियत समय पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस भारत में डिजिटलाइजेशन को लेकर 3-4 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, ग्राम पंचायत से सीधा संपर्क।
नंबर 2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल साक्षरता। नंबर 3 डिजिटल लॉकर सिस्टम। इन 3 क्षेत्रों में ये डिजिटलाइजेशन के तमाम सारे कार्यक्रम सफल हुए हैं, उन्हें यश प्राप्ति हुई है। अब देखिए, ग्राम पंचायत से सीधा संपर्क, सीधा जोड़ा गया है ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार से। दिल्ली का जो सरकारी मंत्रालय है, उस मंत्रालय से हमारे तमाम सारे पंचायतों के ऑफिसेस, करीबन आज की तारीख में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को सरकार के साथ जोड़ा गया है। इसे जोड़ने के लिए एक राजमार्ग के रूप में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया, ब्रॉडबैंड का उपयोग किया गया, और उसके साथ ग्राम पंचायत का जो तलाटी होगा या जो सरपंच होगा, ये सीधी सरकार के साथ बात करते हैं। ये क्या हुआ, इसमें क्या आया कि सरकार की ओर से कई बार अनुदान दिया जाता है। सरकार से अनुदान राज्य सरकार मुंबई आएगा, मुंबई से आपके जिले के ठिकान रायगढ़ अलीबाग में आएगा, अलीबाग से पेन में आएगा, पेन में जितनी सारी ग्राम पंचायत है वहां तक पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 बीच में लोग होंगे, और इसमें 1,000 रुपए आएगा तो ये कुछ अपने पास रखेगा, ये कुछ अपने पास रखेगा, ये कुछ अपने पास रखेगा, और यहां तक कितना पैसा जाएगा पता नहीं। तो सीधा अब जो अनुदान है, ग्रांट है, वो ग्राम पंचायत तक पहुंचती है। ग्राम पंचायतों को जो कुछ भी कार्य करना है वो इस कारण आसान हुआ। ये डिजिटल इंडिया के लिए ब्रॉडबैंड हाईवे कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक थी, और इसी ब्रॉडबैंड हाईवे कनेक्टिविटी के माध्यम से नागरिकों को सेवा प्रदान करना सरकार के लिए आसान होगा। हमारे देश का जो उत्तर और पूर्व के राज्य है, वहां ऐसे छोटे छोटे गांव, खेड़े, देहात, बस्तियां हैं, वहां तक इस तरह से सरकार को पहुंचना बड़ा कठिन था। लेकिन आउटसोर्सिंग की नीति अपनाते हुए इस तरह से सरकार वहां तक भी पहुंच रही है। ऐसी नैस्कॉम नाम की एक कंपनी है, और गांव में जो डाकघर होता है वो मल्टी सर्विस केंद्र बनाया गया, और उसके माध्यम से ये सेवाएं जनता तक पहुंच रही है। नंबर 2 है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल साक्षरता। अब डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा ग्रामीण उद्योग, हस्त व्यवसाय, लघु उद्योग, इनको एक गति प्रदान करना जरूरी था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी खेती पर निर्भर है। इसी कारण आप देख रहे होंगे आज 14वां दिन है, दिल्ली में किसानों का कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि कितनी भी कंपनियां आई, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, कितने भी बड़े बड़े रास्ते, कितने भी बड़े बड़े ब्रिज क्यों न तैयार करें, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था हमारी खेती पर, कृषि पर निर्भर है। और उस ग्रामीण इलाके में जो ग्रामीण उद्योग है, हस्त व्यवसाय है, लघु उद्योग है, इनको एक गति देने के लिए इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक मंच प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य है कि इन लोगों को, इन हस्त व्यवसाय को, इन लघु उद्योगों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी मदद देना, उनको अपना हस्त व्यवसाय शुरू करने के लिए कैपिटल भांडवल देना। नंबर 2, इनके जो चीज वस्तुएं तैयार होगी उनके लिए बाजार पेड़ तैयार करना, और ये सब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से संभव हुआ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आम जनों की बात, उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात, ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से यह संभव हो सके। और नंबर 3, डिजिटल लॉकर सिस्टम। डिजिटल लॉकर, हमने वो संकल्पना को देखा था कि बैंक में लॉकर होते थे,
आज भी है। उन लॉकरों में बड़े बड़े धनी अमीर लोग अपने कागजात, अपने सोना, चांदी, हीरे, मानिक, मोती रखते थे, क्योंकि घर में कहीं चोरी ना हो जाए। अब ये नई सिस्टम आई, डिजिटल लॉकर सिस्टम, क्योंकि हमारे देश के प्रशासन में गत 70 वर्षों से एक लाल फीताशाही निर्माण हुई, और ये लाल फीताशाही फाइलें, कागज, दस्तावेजों की आड़ में छिपकर ये जो बाबू लोग हैं वो जनता को गुमराह करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, रिश्वत लेते रहे, काम टालते रहे। लेकिन अब डिजिटल लॉकर सिस्टम आई, इसके तहत अब पंजीकृत दस्तावेज कंप्यूटर के माध्यम से सीधे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जो आपकी जमीन का 7/12 का उतारा हो, जो आपको कुछ जमीन खरीदनी बेचनी हो, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी, रजिस्ट्री करनी होगी, तो ये सब आप ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संभव हो सका। नंबर 2, अब इस डिजिटल इंडिया की तहत दस्तावेजों को डिजिटली हस्ताक्षर, अब किसी कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कागज और पेन की आवश्यकता नहीं है। अब डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर चलता है, क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी वहां नहीं होता, लीव पर गया, बाहर गया, उधर गया, डिजिटल हस्ताक्षर। नंबर 3, अब इस तरह से हमारी मुंबई विश्वविद्यालय ने डिजिटल लॉकर तैयार किया है। इसमें जो छात्रों को मार्कलिस्ट दी जाती, जो डिग्री दी जाती, जो दाखिला दिया जाता आपको, लेकिन कई बार आपसे गुम हो जाता, कभी चोरी हो जाती, कभी आग में जल जाता, तो अब मुंबई विश्वविद्यालय ने छात्रों की मार्कलिस्ट हो, उसकी डिग्री हो, उसका दाखिला हो, अब सुरक्षित रूप में कंप्यूटर में रखा है। इसे डिजिटल लॉकर सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं के माध्यम से अंत में डिजिटल भुगतान, नंबर 4। प्रस्तावना में मैंने कहा था कि अब सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी विभाग, बिजली विभाग हो, बैंक हो, अब यहां प्रत्यक्ष रूप से हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो डिजिटल लेन देन काफी आसान हो। बैंक में पैसे भरना हो, बैंक से पैसे निकलना हो, प्रत्यक्ष बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं। क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, एटीएम में जाइए, पैसे निकालिए, एटीएम में पैसे भर दीजिए, बिजली का बिल ऑनलाइन भर दीजिए। इसके लिए सरकार ने एक विशेष ऐप भी शुरू किया, भीम ऐप। रास्ते पर, हाईवे पर, टोल नाके पर टोल भरना है तो डिजिटली भर सकते हैं। रेल का टिकट, बस का टिकट, एरोप्लेन का टिकट हम डिजिटली निकाल सकते हैं। सरकार में कोई फीस भरनी है, कॉलेज, स्कूल कॉलेज में फीस भरनी है, प्रत्यक्ष पैसे भरने की आवश्यकता नहीं, डिजिटली भर दीजिए। इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इससे रिश्वतखोरी पर बड़ी रोक लगी। भ्रष्टाचार, जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार था, उस पर रोक लग गई, और सरकार के द्वारा ये भीम ऐप अगर आपने डाउनलोड किया तो कुछ सहूलत भी दी जाती है। बीच में एक सहूलत आई थी भीम ऐप पर, अपने भीम ऐप पर कोई व्यवहार किए तो आपको बीएसएनएल का टॉक टाइम बढ़ाकर दिया जाता था। तो ये रहा डिजिटल भुगतान। तो इस तरह से ऐसी कई सरकारी सेवाएं इस डिजिटली कंप्यूटर के माध्यम से शुरू हुई है, और इस तरह से भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश में इस तरह से मध्यम वर्ग की उभर कर आने वाली एक नई बाजार पेठ तैयार हुई है। दिन ब दिन ये बाजार पेठ बढ़ती जा रही है, और इसमें बहुत लाखों नहीं करोड़ों की लेन देन होती है। हमने अभी कोविड के दिनों में देखा कि घर बैठे कई कंपनियां अपनी सेवा प्रदान करती थी, करोड़ों रुपए का व्यवहार होता था, और ये टैक्स नहीं भरते थे।
और अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो डिजिटली व्यवहार तो करती थी, टैक्स नहीं भरती थी, अब इस पर कई पाबंदियां लग गई कि तमाम सारे डिजिटल व्यवहार लेन देन इस तरह से कंप्यूटर में यह बंदिस्त होते हैं और अब टैक्स की चोरी करना असंभव हो गया। और इसके तहत अब हम देखते हैं कि कई ऐसी योजनाएं सरकार ने यहाँ की है डिजिटल इंडिया के तहत कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो कई राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक, इनके लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उठाया गया ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा कदम है कि आने वाला कल का जो भविष्य का भारत होगा वो डिजिटल इंडिया होगा और डिजिटली हमें साक्षर बनना ही होगा, नहीं तो हम पिछड़े रह जाएंगे। तो इस तरह से भारत में डिजिटलाइजेशन ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। आपको ले आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो तो जरूर